तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करवा रहे हैं और हमारे जो चैनल में जो यूनिट फर्स्ट जो कि कंप्लीट हो चुकी है और ये यूनिट 7 चल रही है, जिसमें अनेक कहानियाँ हमने पढ़ी है। अब आज हम कहानी पढ़ेंगे ज्ञान रंजन और कहानी का नाम है पिता। तो इसके बाद दो कहानियाँ और बचेगी, राजा निर्बसिया और उसके बाद एक परिंदे, जो एक कमलेश्वर की है और एक निर्मल वर्मा की है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इन कहानियों को हम पढ़ते हैं और ये यूनिट अपनी कंप्लीट करते हैं। 7 यूनिट है। इन तीन कहानियों को पढ़ने के बाद हमारी 7 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो यूजीसी नेट जेआरएफ में 2 यूनिट से कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट और 7वीं। उसके बाद 8 यूनिट और बचेगी और वो भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। और साथ ही हम इनके जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही ये वो क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे जो आने की पूरी संभावना है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ज्ञान रंजन कहानी पढ़ते, ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई कहानी पिता पढ़ते हैं। तो पिता ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ये नई कहानी के जनक है। ज्ञान रंजन का दौर दरअसल आज़ादी के तुरंत बाद वाला दौर न होकर उसके उभरने और संबंधों में आई खटास को दूर करने और उन्हें मजबूत करने का दौर था। किंतु इस दौर की विडंबना यह थी कि संबंध बनाए रखने के चक्कर में हाथ से छूटते जा रहे थे। ज्ञान रंजन ने अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि इन्हीं संबंध, खासकर पारिवारिक संबंधों को बताया है। यानी यह कहानी एक पारिवारिक संबंध, पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है उनके बारे में बताई गई है कि जो मतलब परिवार के अंदर जो छोटे मोटे झगड़ा होते रहते हैं, फिर भी उन झगड़ों को दूर करके उनमें मजबूतियाँ रिश्तों में लाई जाती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दिखाते हुए ज्ञान रंजन की कहानी पिता पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में आए मानसिकता के बदलाव का चित्रण करती है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि परिवार के अंदर सभी प्रकार के एज के स्त्री पुरुष होते हैं और जैसे जैसे मतलब पुरुष या स्त्री बड़े होते जाते हैं, उनके जो उनकी परंपराएं होती है वो उनको लेके चलते हैं और साथ ही उनके बच्चे हैं वो उन परंपराओं को छोड़ते हुए आने वाली पीढ़ियों के जो जो मतलब जो कार्य होते हैं, जो वो अपने परिस्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो पिता होते हैं या उनसे बच्चों से बड़े होते हैं, वो उनके संबंधों को साथ लेके चलते हैं। उसी प्रकार बच्चे अपनी तरह जीना चाहते हैं और बड़े लोग उनको अपनी तरह जियाना चाहते हैं। इसी प्रकार यह कहानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की मानसिकता बदलाव का चित्रण करती है, लेकिन इसके संबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष देने की कोशिश नहीं की गई। पिता की पीढ़ी यदि अपने समकालीन स्थितियों से नहीं जुड़ पा रही है तो पुत्र भी पीढ़ी भी अपने पिता की पीढ़ी को नहीं अपना पा रहा। न तो पिता नई पीढ़ी को अपना पा रहा है, न ही पुत्र पुरानी पीढ़ी को अपनाना चाहता है। लेकिन पिता ऐसा भी नहीं है कि नई पीढ़ी का वो विरोध करता है, लेकिन जो अपने कार्य है वो उन कार्यों को वो पुरानी पीढ़ी के अनुसार करता है, उनको छोड़ता नहीं है। अब कहानी के प्रमुख पात्र हैं, जिसमें पिता और पुत्र दो दे रखे हैं। पिता कहानी के मुख्य पात्र पिता पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए आधुनिक वातावरण के अनुसार ढल पाना बड़ा ही कठिन है, किंतु आधुनिक पीढ़ी को आधुनिक बनाने से नहीं रोकते। उनके अंदर आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वैसे ही पुत्र कहानी में पुत्र की भूमिका महत्वपूर्ण पात्र के रूप में पुत्र आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पुत्र पिता को आधुनिक समय के अनुसार डालना चाहता है। तो कहानी में पूछ सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में कि पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कौन करता है पिता कहानी में, और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कौन करता है पिता कहानी में। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब कहानी की समीक्षा पढ़ते हैं। पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपनी संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे यानी बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देते हैं। उसमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पिता के अंदर क्या भरा हुआ होता है? आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान, क्योंकि उनके जैसे जैसे वर्ष जाते मतलब उम्र बढ़ती जाती है, उनमें क्या है, अनुभव की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाती है। इसलिए वो आत्मनिर्भर और स्वाभिमान
व्यक्ति बन जाते हैं। पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिक वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहने में वे अपनी संतानों को आधुनिक बने रहने से बिल्कुल नहीं रोकते। हालांकि अपने बच्चों को बेझिझक कहते हैं, आप लोग जाइए न भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी बेनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाले बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हो। यह वाक्य आ सकता है मित्रों एग्जाम के अंदर। सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि आप लोग जाइए न भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी बेनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाले बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हो। यह लाइन्स किस कहानी के माध्यम से दी गई है, तो आपको ध्यान रखना यह कहानी पिता कहानी के माध्यम से आई है। जब ठीक है, इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यूजीसी नेट जेआरएफ में बीच बीच में पंक्तियां उठा उठा के क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, और हमारे इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से ही मैं आपको पूरी पूरी कहानियाँ पढ़ाती हूँ, ताकि अपने जो नंबर्स है उनमें बिल्कुल भी कटौती नहीं हो पाए और हम पूरे अपने मार्क्स ला के अच्छी मेरिट के साथ अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सके, और 25 लाख जो स्कॉलरशिप मिलती है जेआरएफ क्लियर करने के बाद वो हमें अपनी प्राप्त कर सके। आगे नेक्स्ट देखो, जबकि पुत्रों को उनका कुर्ता कमीज पहनना अच्छा नहीं लगता और वे उनकी पोशाक बदल देना चाहते हैं, किंतु बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार तो नहीं बदल सकते। ये बात भी सही है कि देखो मित्रों, मतलब मन बदलने के लिए ऊपर वाले कपड़े बदलना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बदलना है तो खुद को बदलो, खुद की सोच को बदलो। कपड़े बदलने से कितनी बार बदलेंगे दिन में, कितनी बार अच्छा लगने की कोशिश करेंगे, 10, 15, 20, 100 जो भी हमारे पास है वो हम चेंज करते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा हमारा। लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है, जो हमारे जो विचार है, वो हमारे काम में आते हैं। तो यह बात यहाँ पिता ने सही भी कही है कि कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, पोशाक कितनी बार चेंज करेंगे। अगर व्यक्ति को बदलना ही है तो उनके विचार बदलो ना, विचार तो नहीं बदल सकते अगर पोशाक बदलेंगे। तो यह लाइन भी उपयोगी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यह कहानी न तो पिता विरोधी है, न ही उसमें किसी खास पीढ़ी को निशाना बनाया गया है। यहाँ यह कहानी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की अपेक्षा पिता पुत्र संबंधों का थोड़ा अलग विश्लेषण अवश्य करती है। पिता और पुत्र के मध्य 2 पीढ़ियों का फासला होने के पश्चात यह कहानी पिता और पुत्र के संबंधों की स्वतंत्रोत्तर समझ विकसित करने और उसमें उपजने वाली भावी द्वंद्व की शुरुआती अवस्था पर बात करती है। कहने का अभिप्राय, आने वाले जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, वर्तमान दिन आते रहेंगे, तो वो एक दूसरे के साथ अगर भावनाएं नहीं मिलेगी, विचार नहीं मिलेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, द्वंद्व होगा। तो उसकी शुरुआतें दिखाई गई है। यह पिता और पुत्र के एक दूसरे की चिंता करते हैं, पिता और पुत्र क्या एक दूसरे की चिंता करते हैं, लेकिन उसके पश्चात दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। पिता और पुत्र पास रहने पर भी साथ नहीं रह पाते। लेकिन यह सिर्फ इस कहानी की ही नहीं, उस पूरे दौर और यहाँ तक कि आज के दौर की भी यही विडंबना है। क्योंकि एक परिवार में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, पिता पुत्र भाई बहन बंधु सब रहते हैं, लेकिन सबके विचार अलग होते हैं। साथ तो रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे के पास तो रहते हैं, लेकिन उनके क्या है, उनके विचार नहीं मिल पाते, साथ नहीं रह पाते। आज का दौर तो यही है कि कंप्यूटर मोबाइल ये सारे जो डिजिटल अनवर्ड फ़ोन आ गए हैं, उनकी वजह से क्या है, पास पास एक ही बेड पे बैठे बैठे किसी से बात तक नहीं करते, घंटे घंटे अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो ऐसे हमारे क्या है, पारिवारिक जो जीवन है और जो संबंध है वो अभी खतरे में ही दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले जीवन में किसी की भी अहमियत नहीं रहेगी, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक साधन ही बच जाएंगे। और जो भावनाएं होती है वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि भावनाएं क्या चीज़ होती है, भावना तक भूल जाएंगे। और फिर द्वंद्व होगा, फिर क्या होगा, उनके इमोशंस है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, या फिर वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु दिखाई जाएगी कि आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि द्वंद्व के माध्यम से क्या होता है, मन घुटन होता है और किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या है, व्यक्ति असंतोष की भावना उनमें आ जाती है और कहीं भी चले जाओ उनको अच्छा फील नहीं होता है। उसके लिए उनके एक ही साधन दिखता है, मृत्यु, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसी प्रकार इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। पिता कहानी में पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की
मिली जुली प्रतिक्रिया अर्थात कहानी का मूल कथ्य बताने का प्रयास किया गया है। पुत्र चाहते हैं कि पिता आराम से पंखे के नीचे सोए, गुसल खाने में खूबसूरत सावन में स्नान करें, लड़कों द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद ले, दिल्ली एम्प्लोरियम की बढ़िया धोती पहने। किंतु पिताजी को यह बातें कतई पसंद नहीं है, उन्हें यह अनिवार्य नहीं लगता। पुत्र पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। यह लाइन से भी बहुत उपयोगी है। कौन सी? मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पुत्रों की इन बातों से लगता है कि समाज की निंदा का उन्हें भय है, बस और कुछ नहीं। पुत्रों के वैवाहिक जीवन की स्वच्छंदता में आड़े न आने की वजह से पिता क्या करते हैं, रात भर बाहर सोया करते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या न आ जाए। यह बात पुत्र की सोच से पता चलती है, जब कि उसे यह ख्याल आता है अंदर सब आराम से सो रहे और पिता गर्मी में परेशान होकर बाहर उठ बैठ कर रहे हैं। इन बातों से लगता है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियां निजी जीवन को स्वच्छंदता देने के लिए अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। पिता यद्यपि हर बार पहले यही होता था, क्योंकि कम में मकान होते थे तो हर सीमित होते थे मकान और व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहते थे, तो वो ऐसा ही करते थे। लेकिन आजकल तो क्या हर घर में 1 या 2 परिवार रहते हैं, उन्हीं के अनुसार उनके रूम से बने हुए होते हैं। पिता यद्यपि हर बार पुत्र की बातों का निषेध किया करते हैं, किंतु हर बार पिता से हार मानकर भी पुत्र का पिता के लिए प्यार उमड़ने लगता है और फिर वह पिता से अपनी सुविधाओं में शामिल होने का आग्रह करने लगता है। वह बस हमेशा अपने पिता को साथ देखना चाहता है। ज्ञानरंजन की इस कहानी में पिता पुत्र के संबंध की वास्तविकता के दर्शन मिलते हैं। पिता पुत्र एक दूसरे से भरपूर प्यारे करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं। ऐसा मध्य वर्गीय परिवारों में अक्सर होता रहता है। इसी प्रकार पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट महसूस नहीं हुई। इसी प्रकार यह कहानी आगे बढ़ती है। पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी भावनात्मक राग संबंधों की सह संबंधता साफ परिलक्षित होती है और यह एक तरफा नहीं है। कहानीकार उस वेदना को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। यही इस कहानी का लक्ष्य भी है। क्या है इस कहानी में? क्या है? पिता और पुत्र की पीढ़ी में क्या है, विचारों और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी उनमें क्या भावनात्मक राग संबंधों की सह संबंधता साफ परिलक्षित होती है। यानी विचार, उनका व्यवहार सब अलग होता है दोनों पिता पुत्र का, लेकिन उनके जो भावनात्मक संबंध है उनमें दूरियां नहीं होती है। यही कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। अंततः इस कहानी के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि ज्ञानरंजन की कहानी की विशेषता यह है कि 2 पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटन को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावनात्मक लगाव को किसी रूप में भी कम नहीं होना देना चाहते। यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। तो मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी कहानी है और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आने वाली सभी भर्तियों के लिए भी हम तैयारी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी हमारा टारगेट जेआरएफ और नेट क्लियर करना उद्देश्य है, क्योंकि यह हमारा टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर दर्शाता है। अगर हमारा नेट क्लियर हो जाता है, एमए क्लियर है, तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ मतलब इंडिया के अंदर बहुत आती है। यूनिवर्सिटियों के अंदर में उनमें सेलेक्ट हो सकते हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से आने वाले जीवन को अपने जीवन को अच्छे सुधार सकते हैं और अनेक व्यक्तियों को अनेक स्टूडेंटों को जीवन सुधार सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाली सभी भर्तियों के लिए हम तैयारी करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।